स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अभिनव आर एस अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ साथियों, हम सभी आज उपस्थित हैं राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी 14 के साथ। साथियों, राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी 14 शुरू करें इससे पहले बारी आती है हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज 13 के विजेता अनाउंस करने की। जी हाँ साथियों, हमारी जो प्रश्नोत्तरी सीरीज 13 थी उसकी जो विजेता हैं वो विजेता हैं विकास बैरवा। जी हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा विकास बैरवा को। आपको मिलता है अभिनव आर एस अकेडमी की ओर से नगद पुरस्कार और अभिनव का गिफ्ट हैम्पर। साथियों, आप भी इस प्रतियोगिता सीरीज में हिस्सेदारी ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को अंतिम समय तक देखना होगा और इन सभी प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के सही जवाब आपको देने होंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं हम सभी आज की ये राजस्थान प्रश्नोत्तरी सीरीज 14। प्रश्नोत्तरी सीरीज 14 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है। जी हाँ, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके ये रहे: कृषि अनुदान योजना, भामाशाह योजना, विनियोग योजना या फिर परिवहन अनुदान योजना। सही जवाब फटाफट कमेंट कीजिए। जब तक हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और दूसरे लेवल पर। 2-3 दिन आपकी इस प्रश्नोत्तरी सीरीज का थोड़ा सा अवकाश रहा और उसकी वजह थी कि इंस्टीट्यूशन के अपने जो कार्य हैं उन कार्यों को थोड़ा सा संपादित करने में लगे हुए थे, उसी वजह से आपके साथ लाइव नहीं हो पाए। अब अपनी कंटिन्यू ये सीरीज रहेगी और इसके साथ साथ में और वीडियोस भी आप लोगों के साथ अवेलेबल होंगे इस प्लेटफॉर्म पर। चलो बात करते हैं इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, भामाशाह योजना। भामाशाह योजना राजस्थान की पहली ऐसी योजना थी जिसके द्वारा लाभार्थी को प्रत्यक्ष रूप से जो उसका लाभ है उसको हस्तांतरित किया जा रहा है उसके बैंक अकाउंट्स में। जी हाँ साथियों, अब मैं बात करूँ थोड़ी सी अगर आपके इस भामाशाह योजना के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग स्क्रीन पर। मैं बात कर रहा हूँ भामाशाह योजना, इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है आप किसी की सहायता भी कर सको इस योजना के माध्यम से। साथियों, ये योजना जो थी इसका सबसे पहले मैं बात कर लूँ इसके प्रारंभ की या शुभारंभ जो हुआ था इसका, तो इसके प्रारंभ की अगर बात की जाए तो प्रारंभ हुआ था साथियों इसका 15 अगस्त। जी हाँ, जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसी दिन बताया जाता कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त हुई और इस दिन 15 अगस्त और 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, 15 अगस्त 2014 को इस भामाशाह योजना का क्या किया गया? शुभारंभ। अगर शुभारंभ पूछ लिया जाए आपसे कहाँ किया गया शुभारंभ, तो इसका शुभारंभ किया गया था उदयपुर शहर से। मेवाड़ का जो उदयपुर शहर है उस उदयपुर शहर से इस योजना का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा क्या किया गया था? शुभारंभ। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? वसुंधरा राजे द्वारा, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी। अब साथियों, मैं बात करूं अगर इस भामाशाह योजना की 1-2 कड़ियों में और जिससे अमूमन प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो भामाशाह योजना का एक तो पूछा जा सकता है उद्देश्य। क्या उद्देश्य था इसका? क्योंकि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध रही है ये भामाशाह योजना और इसके द्वारा खोले गए अकाउंट्स क्या था, देखते हैं पूरी बात को। तो एक तो उद्देश्य की बात करूँ मैं, उद्देश्य की बात की जाए तो साथियों इसका सबसे प्रमुख जो उद्देश्य था वो था महिला सशक्तिकरण। जी हाँ, पहला और सबसे मुख्य उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण। अब महिला सशक्तिकरण कह दो या फिर आप कह सकते हो कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना। अब फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि साहब ऐसे कैसे महिलाएं आर्थिक स्वतंत्र कैसे बनेगी? तो साथियों, होता क्या था एक्चुअल इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले एक परिवार का मुखिया जो होता था वो मुखिया बना। अमूमन अपने परिवार, अगर मैं बात करूँ वर्तमान समय की, तो अपना जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक समाज में अपन लोग जी रहे हैं। यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज है तो पिता ही अपने परिवार का मुखिया होता है, परंतु वसुंधरा राजे द्वारा ये पहला प्रयास किया गया कि परिवार का मुखिया किसको बनाया गया? महिला को। एक महिला को परिवार का मुखिया बनाकर और उसके नाम से बैंक का एक अकाउंट खोला गया
और वो जो बैंक अकाउंट होगा उस बैंक अकाउंट में ही जितने भी प्रकार के उस परिवार को लाभ मिलेंगे, किसी प्रकार का अनुदान होगा तो वो उसी बैंक अकाउंट में क्या किया जाएगा, ट्रांजैक्शन उसका किया जाएगा, सीधा हस्तांतरण उसका किया जाएगा, जो भी लाभ होगा उसका। इससे सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया, जो बीच बिचौलिए थे वो खत्म हो गए। ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सशक्तिकरण का माध्यम अपने सामने मिलकर या बनकर आया। दूसरी बात, लाभार्थियों को मिलने वाले जो लाभ था उसमें पारदर्शिता आ गई, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना, मिलने वाले लाभ में पारदर्शिता। मिलने वाले लाभ में पारदर्शिता का मतलब है, पहले ये होता था कि कौन से व्यक्ति को कितना लाभ मिल पा रहा है, किस योजना से क्या मिल पा रहा है, वो सारी चीज़ें उनमें पूर्ण तरीके से पारदर्शिता नहीं थी और बीच बचौलियों का भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। परंतु इस योजना के द्वारा जब डायरेक्ट ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट्स में हो रहा है और उसमें बाकायदा नोटिफिकेशन भी उसके बाद मैसेज के रूप में जा रहा है, तो इसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता बनी हुई है। ये थी आपके भामाशाह योजना, जो कि पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध हुई थी और सबसे ज़्यादा अकाउंट एक साथ खुलने का रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनाए गए थे। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न साथियों, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, शेखावाटी क्षेत्र। पहली तो बात आती है शेखावाटी कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है, कमेंट करो एक बार, शेखावाटी में कौन कौन से जिले हैं। फिर बात आती है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। आपके ऑप्शन है चूरू, सीकर, खेतड़ी या नवलगढ़। सही जवाब को जल्दी कमेंट कीजिए। कमेंट फटाफट आने चाहिए। बहुत ही रोमांचक वाले आज के प्रश्न हैं, सारे प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण बनाए गए हैं। आरएएस के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, अभी व्याख्याता भर्ती को ध्यान में रखते हुए, पटवारी पुलिस की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल ये प्रश्न पत्र आपका तैयार किया गया आज। रीट परीक्षार्थी भी बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो रीट परीक्षार्थी भी ध्यान दें, अच्छी तरीके से इस पेपर को कवर करें आज के। तो साथियों बात आती है यहाँ पर राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। जी हाँ, नवलगढ़। नवलगढ़ जो शहर है, नवलगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में झुंझुनू जिले की एक तहसील भी है वर्तमान में नवलगढ़। नवलगढ़ के विधायक कौन है देखिए, कमेंट करो एक बार फटाफट। बड़े ही चर्चित व्यक्ति हैं, राजस्थान में चर्चित चेहरा है युवाओं के लिए, कमेंट करो एक बार। बात करते हैं अपन लोग शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ के बारे में। तो साथियों पहले बात आती है नवलगढ़ की, बहुत तरीके से चर्चित है नवलगढ़। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं नवलगढ़ की, तो इसकी स्थापना साथियों जो कालांतर में 1737 ईस्वी में इसकी हुई थी स्थापना। 1737 में ठाकर नवल सिंह के द्वारा, जी हाँ, स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठाकर नवल सिंह। ठाकर नवल सिंह के द्वारा 1737 ईस्वी में झुंझुनू में ही एक छोटे कस्बे नवलगढ़ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अच्छा, नवलगढ़ के बारे में बात करूं तो हवेलियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारी हवेलियां भी यहाँ की प्रसिद्ध है, जो हमने पिछले टॉपिक में चर्चा भी की थी उन हवेलियों को लेकर। इसके लिए पिछला वाला वीडियो आप लोग देखना, यहाँ बात नहीं करूँगा उसकी। हवेलियों के लिए चर्चित। अब साथियों बात करूं मैं हवेलियों की, हवेलियों में आखिर ऐसा क्या है। तो साथियों पर कुछ हवेलियां ऐसी है जिन पर सोने की, जी हाँ, सोने की सूक्ष्म चित्रकारी की गई है, सोने की चित्रकारी का सूक्ष्म चित्रांकन किया गया है, ध्यान रखना, सोने से चित्रकारी। इसी कारण साथियों इस नवलगढ़ शहर को हम लोग शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर हवेलियों पर सोने की क्या की गई है, सूक्ष्म चित्रकारी की गई है। अच्छा, कुछ कहावतों की अगर मैं बात करूँ, कुछ प्राचीन कहावतों की अगर मैं उसके अनुसार बात करूँ, तो साथियों कहा जाता है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ, उस भारत देश की आज़ादी के समय पूरे हिंदुस्तान में कुल मिलाकर 21 करोड़पति लोगों की एक लिस्ट थी। कितनी बात कर रहा हूँ मैं, 21 करोड़पति थे पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के समय। परंतु 21 करोड़पतियों में से अकेले नवलगढ़ के 17 करोड़पति थे।
समझ जाइए आप लोग कितना धनाढ्य क्षेत्र है ये। पूरे भारत के 21 करोड़पतियों में से 17 करोड़पति कहाँ के थे? नवलगढ़ झुंझुनू के थे। तो बड़ा ही धनाढ्य क्षेत्र है। बहुत से घराने जो औद्योगिक घराने हैं वो यहाँ नवलगढ़ से निकले हैं। तो बहुत ही व्यावसायिक एक नगरी के रूप में जाना जाता है आपका नवलगढ़ शहर। आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग। आगे प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूँ उससे पहले आप सभी लोगों को आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज है वैशाख पूर्णिमा। मुझे कमेंट करो वैशाख पूर्णिमा भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए क्यों प्रसिद्ध है? वैशाख पूर्णिमा है साथियों। आज भूल रहे होंगे आप लोग साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। जी हाँ, बुद्ध पूर्णिमा का दिन आज, बुद्ध पूर्णिमा। साथियों आप सभी को पहले तो मैं बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अभिनव RS अकेडमी परिवार की ओर से। बुद्ध पूर्णिमा की बात करूं साथियों तो क्यों मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा, इसको लेकर चर्चा सबसे पहले करूं मैं तो साथियों जो गौतम बुद्ध थे, सुना होगा आप लोगों ने, इनके बारे में अपन विस्तार से जब भारतीय इतिहास की चर्चा करेंगे तब पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म दिवस माना जाता है वैशाख पूर्णिमा को। और संयोग की बात देखिए कि गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, जो निर्वाण को प्राप्त हुए थे, वो भी दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा का। जी हाँ, वैशाख पूर्णिमा मतलब जन्म भी उसी दिन और महानिर्वाण भी उसी दिन पर। और एक संयोग और देखिए, गौतम बुद्ध को जो बौद्धि की प्राप्ति हुई थी, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो भी कौन से दिन प्राप्ति हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को। तो ये 3 दिनों का विशेष संयोग है। इसी कारण से हमारे भारतवर्ष में हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, पूरे विश्व में मनाया जाता है ये बुद्ध पूर्णिमा, परंतु भारत में को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। अगर मैं अन्य देशों की बात करूं जैसे आपका इंडोनेशिया, जी हां इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में भी बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, पर वहां पर इसको बुद्ध पूर्णिमा ना बोलकर वैशाख के रूप में मनाया जाता है। जी हां, वैशाख इंडोनेशिया में मनाया जाता है वैशाख। अगर मैं बात करूं सिंगापुर, जो बहुत ही हाईलाइट सिटी है सिंगापुर, साथियों सिंगापुर में जो आपका बुद्ध पूर्णिमा है उसको बोलते हैं वैशाख दिवस। जी हाँ, वैशाख दिवस। ऐसे ही अगर मैं थाईलैंड की बात कर लूँ तो थाईलैंड के जो लोग हैं, कहाँ की बात कर रहा हूँ? थाईलैंड। थाईलैंड में भी बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है, परंतु वहाँ के लोग इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा ना कह के और वैशाख बुच्छ दिवस कहते हैं। जी हाँ, वैशाख बुच्छ दिवस। तो ऐसे थे हमारे बुद्ध भगवान या गौतम बुद्ध, जिनकी इस जन्म दिवस को पूरे विश्व में लोग मनाते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ। और इनके द्वारा दिए गए ज्ञान और इनके द्वारा दिए गए सात्विक वचनों को आज भी लोग विश्व के हर कोने तक फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों हमारे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में मूर्ति कला का व्यवस्थित विकास, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में मूर्ति कला का व्यवस्थित विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन आपके मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल या सातवाहन काल। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब फटाफट कमेंट कीजिए। आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज बहुत ही टॉप होने वाली है, फटाफट जुड़ जाइए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है वो इस वीडियो को और चैनल को फटाफट अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। साथियों अगर मैं उत्तर की ओर बढ़ूं इस प्रश्न के, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, मौर्य काल। बात करूं साथियों में मूर्ति कला की, ये भारत में नहीं, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान में। आज राजस्थान में मूर्ति कला की मैं विशेष बात करूं या चर्चा करूं तो राजस्थान में जो मूर्ति कला का व्यवस्थित, ध्यान रखना यहाँ पर मैंने क्या बताया, व्यवस्थित विकास। कुछ विकास पहले हो सकता है, परंतु व्यवस्थित जो विकास प्रारंभ हुआ था वो हुआ था मौर्य काल में। अब मौर्य काल में मूर्ति कला का विकास प्रारंभ हो गया। उसके बाद में बहुत सारे मूर्ति कला के विकास हुए या बहुत सारा इसमें जो स्वर्णिम काल आया मूर्ति कला की। अगर मैं बात करूं तो आगे जाकर फिर जो गुप्त काल था, गुप्तकालीन मूर्तियों के भी हमें प्रमाण मिले थे। तो ध्यान रखना एक बात का, गुप्तकालीन मूर्तियों के प्रमाण, गुप्तकालीन, ये प्रश्न पूछा भी गया है, गुप्तकालीन मूर्तियों के प्रमाण
कहाँ से प्राप्त हुए थे हमें? आभानेरी से। जी हाँ, आभानेरी। और आभानेरी कहाँ पड़ती है? दौसा। आभानेरी दौसा से हमें गुप्त कालीन मूर्तियों के प्रमाण मिले थे। साथियों 2-3 प्रश्न और हैं मूर्ति कला से जो बड़े ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से लिखते चलना। जिन्होंने अब तक भी नोटबुक नहीं उठाई है फटाफट नोटबुक और पेन उठा लो, नोट कीजिएगा। मूर्ति कला का पूछा जाता है काफ़ी बार आरंभिक विकास केंद्र। जी हाँ, मूर्ति कला का आरंभिक विकास केंद्र, अगर आरंभिक विकास केंद्र पूछा जाए साथियों तो आपका जवाब होना चाहिए भरतपुर। जी हाँ, इसका मूर्तिकला का आरंभिक जो विकास केंद्र है वो था भरतपुर। एक और ध्यान देना, अगर मूर्तिकला का उन्नत केंद्र पूछ लिया जाए आपसे, क्या पूछा जाएगा? मूर्तिकला का उन्नत केंद्र, तो साथियों यहां पर जवाब आपका होगा उन्नत केंद्र के साथ में मध्यमिका। जी हाँ, मध्यमिका। और मध्यमिका कहाँ पड़ती है वर्तमान में? चित्तौड़ में। ठीक है, मध्यमिका किसकी राजधानी थी? कमेंट करो एक बार फटाफट देखें। सॉरी, मध्यमिका की राजधानी। तो साथियों मूर्तिकला का उन्नत केंद्र पूछा जाए तो मध्यमिका, और आरंभिक विकास केंद्र पूछा जाए तो भरतपुर, और मूर्तिकला का अगर व्यवस्थित विकास पूछा जाए तो मौर्य काल। एक बात और ध्यान रखना साथियों, मूर्ति की अगर मैं बात करूं तो जो अभी अपना सभ्यता काल था उस काल में भी नौह भरतपुर से दक्ष की विशाल प्रतिमा हमें प्राप्त हुई थी। ध्यान रखना, इस बात का भी पूछ लिया जाता है काफ़ी बारी। दक्ष की विशाल जो प्रतिमा हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? नौह भरतपुर से। नौह भरतपुर कौन सी सभ्यता है बताओ मुझे, कमेंट करो एक बार। लोह युगीन है या ताम्र युगीन है? कमेंट करो। चलो आगे। अच्छा, एक साथ में मैं 1-2 प्रश्न और आपसे पूछ लेता हूँ। मूर्तिकला से याद आई, मुझे बताओ मूर्तियों को लेकर नाचना गणेश कहाँ है? कमेंट करो फटाफट। नाचना गणेश। अच्छा, खड़ा गणेश बताओ। खड़ा गणेश कहाँ है? कमेंट करो। अच्छा, हैरंब गणेश बताओ। हैरंब गणेश, हैरंब गणेश कमेंट करना। हैरम गणेश, हैरम का मतलब होता है शेर पर सवार किया हुआ गणेश जी, शेर पर बैठी हुई प्रतिमा। ये अद्भुत प्रतिमा है हिंदुस्तान में, एक ही ऐसी प्रतिमा जहाँ पर शेर पर बैठे हुए हैं गणेश जी। नहीं तो गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। वेरी गुड, माउस। और चूहों की देवी कौन सी है? करणी माता। वेरी गुड। तो यहाँ पर हेम्बेश्वर गणेश्वर कहाँ है? अच्छा, बाजना गणेश भी बताओ। आज गणेश जी की बात कर लेते हैं। अच्छा, त्रिनेत्र गणेश बताओ। कमेंट करो फटाफट। नाचना गणेश कहाँ है? खड़ा गणेश कहाँ है? हैरंब गणेश कहाँ है? बाजना गणेश कहाँ है? त्रिनेत्र गणेश कहाँ है? चलो, सभी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। साथियों प्रश्न में इतिहास को लेकर हमारी चर्चा है। राठौड़ वंश में उत्पन्न मीराबाई का विवाह किस वंश में संपन्न हुआ था? मीराबाई, भक्त कवि मीराबाई की बात हो रही है। जन्म इनका राठौड़ वंश में हुआ था। जिनको पता नहीं है वो लिख लेना इस बात को भी। राठौड़ वंश में मीराबाई का जन्म हुआ और इनका विवाह किस वंश में हुआ था? स्थान भी पूछ लेता है, परंतु यहाँ पर अपन ने प्रश्न को स्थान ना पूछकर और वंश की बात पूछी है। ऑप्शन आपके चौहान, सिसोदिया, कछवाहा या प्रतिहार। जवाब कमेंट कीजिए फटाफट। साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, सिसोदिया राजवंश, जो कि आपके गुहिल जो वंश था उसकी ही क्या थी? एक शाखा थी। सिसोदिया राजवंश मतलब मेवाड़ रियासत। ठीक है, राजस्थान की एक श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ रियासत की बात कर रहा हूँ साथियों। अब यहाँ पर मीराबाई से मैं मीराबाई की बात करूँ तो राजस्थान में संपन्न होने वाली हर एग्ज़ाम में मुझे लगता है आज तक कोई ऐसी एग्ज़ाम मुश्किल ही संपन्न हुई है जहाँ पर अगर भक्ति संप्रदाय से संबंधित प्रश्न आए और वहाँ पर मीरा का प्रश्न नहीं आए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका टॉपिक मीराबाई। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखो मीराबाई का मंदिर आपके स्क्रीन पर है। ये है मीराबाई का बना हुआ चर्चित मंदिर। साथियों वापस अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। मीराबाई से संबंधित अगर बात पूछी जाती है तो क्या क्या पूछता है मैं बताता हूँ आपको। देखो मीराबाई, सबसे पहले जो प्रश्न आज तक पूछा गया है ना वो तो पूछा गया है इनको जन्म को लेकर
इनका जन्म कहाँ हुआ था? सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है, सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया है, तो इनका जन्म हुआ था कुड़की गांव में। कौन से गांव में हुआ था? कुड़की गांव। अब ये कुड़की गांव भी बहुत, देखो एक बात मैं पहले क्लियर कर देता ना आप लोगों की, इनके मीराबाई के जन्म स्थान को लेकर और इनके जन्म के संवत को लेकर इतिहासकारों में अब तक भी विवाद है। जी हाँ, मतक्य का अभाव है। गौरी शंकर ओझा अलग बात कहते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा अलग बात कहते हैं, एनसीईआरटी अलग बात कहती है। तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर जितना अपने पास में वैधानिक आंकड़े हैं वो मैं आप लोगों के पास रख रहा हूँ। तो मीराबाई के जन्म को लेकर अगर बात पूछी जाती है तो जन्म इनका माना जाता है कुड़की गांव में। और कुड़की कहाँ पर पड़ता है? पाली में। कुड़की शहर है जो कहाँ पर पड़ता है? पाली में। परंतु ध्यान रखिएगा, काफ़ी जगह पर इनका जन्म स्थान माना जाता है मेड़ता में। परंतु साथियों ध्यान रहे, मेड़ता में इनका जन्म नहीं हुआ था, मेड़ता में इनके दादा रहते थे। जी हाँ, इनके दादा थे राव दूधा। तो राव दूधा के घर पे ही इनका पालन पोषण हुआ था, जो रहते थे मेड़ता में। तो इनका पालन पोषण मेड़ता में हुआ था, परंतु जन्म इनका हुआ था कहाँ पर? कुड़की गांव। और कुड़की जो पड़ता है वो पड़ता है पाली में। इनका पिता भी बहुत बार पूछ लिया गया, पिता कौन थे इनके मीराबाई के? तो पिता से संबंध में ध्यान रखना आप लोग, पिता थे इनके रतन सिंह। जी हाँ, और इन रतन सिंह का संबंध कौन से वंश से था? राठौड़ वंश। जी हाँ, ये मारवाड़ के ही राठौड़ वंश के क्या थे? व्यक्ति थे रतन सिंह। और इनके जो पिता थे वो थे राव दूधा। राव दूधा के ही पुत्र थे रतन सिंह और उनकी पुत्री थी मीराबाई। तो ये तो बात आ गई इनके जन्म से संबंधित बात। अच्छा, मीराबाई को लेकर एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है। इनके विवाह से मैंने बात कर ली, विवाह इनके राणा सांगा के पुत्र के साथ हुआ था। जी हाँ, विवाह इनका जो आपके राणा सांगा थे, उन सांगा का था एक पुत्र का नाम था भोजराज। और आपने पूरी कहानी तो सुनी होगी भोजराज के बारे में। भोजराज से विवाह के कुछ समय पश्चात ही भोजराज की मृत्यु हो गई थी और जो मीराबाई है वो विधवा हो गई थी। अब अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार विधवा को अपने सारे गहने और अपना सारा श्रृंगार उतारना होता है, परंतु बताया जाता है किन वदंतियों के अनुसार कि मीराबाई ने अपने आभूषण नहीं उतारे थे, अपना श्रृंगार नहीं मिटाया था, क्योंकि वो अपना सर्वस्व जो मानती थी वो मानती थी भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण को ही वो अपना प्रीतम मानती थी, अपना प्रेयस मानती थी। इस कारण उन्होंने बताया जाता है कि अपना श्रृंगार नहीं उतारा था और आजीवन वो भगवान कृष्ण की प्रेमिका बनकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और भगवान कृष्ण की उन्होंने भक्ति में समय में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इनके बचपन का नाम एक बार पूछ लिया जा सकता है आपको। तो बचपन का जो इनका नाम था, किनकी बात कर रहा हूँ मैं? मीराबाई के बचपन का नाम। तो बचपन का नाम है इनका पेमल। जी हाँ। अच्छा, पेमल एक घोड़ी का नाम भी है। किसकी घोड़ी थी पेमल? देखिए कमेंट करो फटाफट, पेमल किसकी घोड़ी थी? और यहाँ पर मीराबाई के बचपन का नाम है पेमल। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तरी सीरीज मुझे विश्वास है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही होगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला, राजस्थान में ये कोयले का एक प्रकार है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राप्त होता है। लिग्नाइट, बिटुमिन यहाँ पर कम प्राप्त होता है, एंथ्रासाइड और भी कम प्राप्त होता है। तो लिग्नाइट कोयला यहाँ पर सर्वाधिक मिलता है अपने को, और उसी को लेकर प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। देखो बड़ा ही कन्फ्यूजन है यहाँ पर 3-3 के पैनल बना रखे हैं इन्होंने। अब यहाँ पर प्रश्न दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, हो सकता है इनमें से 4 ऑप्शन दे दे आपको, और 4 में एक जैसे उठा लिया मेड़ता, एक उठा लिया पलाना, या एक उठा लिया आगूचा, या एक उठा लिया सोनू। तो ऐसे इस प्रकार से भी आपको प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको पैनल में 3-3 रखे गए हैं। तो सही जवाब कमेंट कीजिए पहले तो फटाफट। लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आज, क्या चक्कर है? फटाफट कमेंट कीजिए सभी लोग, आलसी मत बनो। 2 दिन में 2 दिन आपके पास सीरीज नहीं आई है केवल, बाकी कंटिन्यू चला रहा है आपके लिए ये प्रोग्राम। अभिनव आरएस अकेडमी से जुड़े हुए बालकों को तो करने ही करने हैं कमेंट।
बाकी जो बच्चे आरएएस बैच से नहीं हैं उन बच्चों को भी कमेंट करना है, क्योंकि उनके लिए भी फायदेमंद सीरीज है ये। तो साथियों सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए। जी हाँ, कपूरडी, मेड़ता और बरसिंगसर ये 3 स्थान ऐसे हैं जो कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के उत्पादन के लिए राजस्थान नहीं भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। अब साथियों यहाँ पर पूछ सकता है आपसे कपूरडी को लेकर, तो कपूरडी जो पड़ता है आपका वो पड़ता है बाड़मेर में। कपूरडी कहाँ है? बाड़मेर में। और मेड़ता तो आप लोग सब जानते होंगे, मेड़ता कहाँ पर है? नागौर में। मेड़ता तो बहुत प्रसिद्ध जगह है। बरसिंगसर को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बरसिंगसर पड़ता है बीकानेर में, तो बरसिंगसर है बीकानेर में, मेड़ता है नागौर में, कपूरडी पड़ता है बाड़मेर में। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान की बोलियों से लेकर प्रश्न है। मैं प्रयास करूंगा कि हर टॉपिक राजस्थान के जीके में हर टॉपिक से आपके सामने प्रश्न उपस्थित हो सके, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो कला संस्कृति या इतिहास हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था या करंट हो। हर जगह से आपके पास प्रश्न पूछा जा सके ताकि आप लोग हर टॉपिक से रूबरू हो और थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास घर पर कर सको आप लोग। मुझे विश्वास है आपकी पढ़ाई इस लॉकडाउन के दौरान बाधित नहीं हो रही होगी। घर पर बैठकर आप और भी अच्छी तरीके से पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। साथियों बात आती है सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी या उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। देखो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान को मुख्य रूप से 5 बोलियों में विभाजित किया गया है। जी हाँ, मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं राजस्थान की तो राजस्थान को 5 बोलियों में विभाजित किया गया है और उनकी फिर बहुत सारी उपबोलियां भी हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सोठवाड़ी, पाटवी, रतलामी या उमठवादी ये किसकी उपबोलियां हैं? जवाब कमेंट कीजिए। निमाड़ी की, रागड़ी की, मालवी की या खैराड़ी की? साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा मालवी। जी हाँ, मालवी जो बोली है उस बोली की ही ये तीनों चारों उपबोलियां हैं। अब बात हमारे सामने आ जाती है मालवी को लेकर। ये मालवी क्या है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो आपका मालव क्षेत्र है, जी हाँ, जो आपका मालव क्षेत्र है, ये मालव क्षेत्र क्यों बना इसकी अपन चर्चा करते हैं। जब राजस्थान का हम लोग प्रारंभ करते हैं उस समय हम लोग मालवा की बात करते हैं कि क्षेत्र कैसे बना, बात करेंगे आप लोगों के साथ भी। तो यहाँ पर बात आती है मालव क्षेत्र। मालव क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है उसको हम लोग कहते हैं मालवी बोली। साथियों ये जो मालवी बोली है ना, इसको लेकर प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस किस बोलियों का संग्रह है ये या मिश्रण से बनी है। किसी भी बोली को लेकर पूछा जा सकता है कि किस बोलियों के या किन बोलियों के मिश्रण से बनी है। तो मालवी जो बोली है वो ध्यान रखना, एक तो आपकी मारवाड़ी, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बोली है, ये मुख्य बोली है मारवाड़ी, और एक आपकी ढूंढाड़ी। जी हाँ, ढूंढाड़ी। तो मालवी और ढूंढाड़ी दोनों के संग्रह से कौन सी बोली बनी है? आपकी मालवी बोली बनी है। एक तो बात ये क्लियर हुई। अब दूसरी बात आती है, अगर मैं बात करूं मालवा की तो बात कर ली, मालवा में बोली जाती है, पर राजस्थान के विशेष परिप्रेक्ष्य की बात अपन करें तो साथियों राजस्थान के विशेष परिप्रेक्ष्य में मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे। ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में ये अपनी राजस्थान के 10 जिलों की सीमा लगी हुई है। ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश के साथ, और ये मालवा का पठार है आपका। अब ध्यान देना आप लोग, देखो मालवा के साथ या मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है उसके साथ अपने राजस्थान के जो जिले मुख्य रूप से लगे हुए हैं, वो एक तो लगा हुआ आपका झालावाड़, ध्यान रखना कौन सा लगा हुआ है? झालावाड़। और झालावाड़ के साथ में एक लगा हुआ आपका कोटा। कौन सा लगा हुआ है? कोटा। तो एक तो झालावाड़, एक कोटा, और एक आप बिल्कुल नीचे आ जाओ दक्षिणी क्षेत्र में प्रतापगढ़। तो 3 जिले याद रखना, एक तो झालावाड़, एक कोटा और एक प्रतापगढ़। इन 3 क्षेत्रों में, राजस्थान के इन 3 क्षेत्रों में भी कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। ध्यान रखना, बहुत ही कर्णप्रिय बोली है ये, बहुत ही मधुर बोली है मालवी। तो यहाँ पर मालवी बोली अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछी जाती है तो कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़, और इंडिया के क्षेत्र में पूछी जाती है तो संपूर्ण मालवा क्षेत्र में किसके मिश्रण से बनी है तो पूछी जाती है, तो जवाब होगा आपका मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के सम्मिश्रण से ये बोली बनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है साथियों,
वह लोकगीत, लोकगीत ये भी बड़ा ही अच्छा टॉपिक है जिसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। वह लोकगीत कौन सा है जिसमें वैवाहिक विधि का वर्णन है? जी हाँ, लोकगीत में ही वैवाहिक विधि का वर्णन है। ऑप्शन आपके जीकड़ी, जोग, जच्चा या चेता। जवाब फटाफट कमेंट कीजिएगा। वह लोकगीत जिसमें वैवाहिक विधि का संपूर्ण वर्णन दिया हुआ है। बात करते हैं लोकगीत की, अपन पहले जवाब दीजिए। जीकड़ी, जोग, जच्चा या चेता। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, जोग। साथियों, जोग जो लोकगीत है उसमें संपूर्ण विवाह की जो विधि है उसका मतलब गीत के माध्यम में ही क्या है, वर्णन दिया हुआ है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि यार लोकगीत किसे कहते हैं? ध्यान रखना, लोकगीत किसे कहते हैं। अब लोकगीत को अगर आपको समझ, एक तो होता है गीत और एक होता है लोकगीत, ठीक है। अब लोकगीत को आपको समझना है तो मैं आपको इसको एक आधार बनाकर बताता हूँ। देखो आप लोग ध्यान दीजिए। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। वैसे ही लोकगीत की अगर परिभाषा की जाए या परिभाषित किया जाए तो ध्यान से समझना कि लोक द्वारा रचित, लोक का मतलब होता है यहाँ पर लोगों के द्वारा, आम जन, सामान्य जनता के द्वारा। तो लोक द्वारा रचित और लोक के लिए, लोक द्वारा लोक के लिए और लोक में प्रचलित गीत जो हैं उनको हम लोग कहते हैं लोकगीत। लोक द्वारा लोक के लिए, लोक में प्रचलित, लोक द्वारा लोक के लिए, लोक में प्रचलित लोकगीत क्या कहलाते हैं? लोकगीत की श्रेणी में आते हैं। मैं अगर सरल भाषा में बात करूं तो ध्यान दीजिए, वे लोकगीत या वे गीत जिन्हें कोई एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि पूरे समाज के द्वारा अपनाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? लोकगीत कहलाते हैं। पूरे लोकगीत रट लेना आप लोग। कौन कौन से प्रमुख लोकगीत आप लोगों को याद है मुझे कमेंट कीजिएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा एक तत्ववाद नहीं है? वाद यंत्र से आपका प्रश्न है। तत्ववाद, तत् का मतलब होता है तंतु से बने हुए वाद्य यंत्र, तंतु का मतलब होता है तार। तो वह वाद्य यंत्र जो तार से बने हो या तार के माध्यम से बजाए जाते हों या ध्वनि उत्पन्न करते हों वे तत्ववाद यंत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर तत्ववाद नहीं है पूछ रहा है, नकारात्मक प्रश्न है, ध्यान रखना। जल्दबाजी में क्या करते हैं अपन लोग काफ़ी बार ऐसे प्रश्नों को कि तत्ववाद का मतलब अपन तत्ववाद पर जो क्लिक कर देते हैं ऑप्शन, जबकि यहाँ पर पूछ रहा नहीं है। रावणत्ता, जंतर, अलगोजा या कामायचा। अब काफ़ी ने तत्ववाद देखा नहीं कि रावणत्था पर क्लिक कर देते, जबकि वो जवाब गलत होगा। फटाफट कमेंट कीजिए सही जवाब। 3 इनमें ऐसे हैं जो तत्ववाद और एक तत्ववाद नहीं है, और राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अलगोजा। जी हाँ, अलगोजा तत्ववाद नहीं है, बाकी रावणत्ता, जंतर और कामायचा ये तीनों ही कैसे वाद्य यंत्र हैं? तत्ववाद यंत्र माने जाते हैं। अब बात आती है अलगोजा की। तो अलगोजा देखो, अच्छा देखा नहीं आप लोगों ने? चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो अलगोजा, इसे कहते हैं अलगोजा। बांसुरी देखी आप लोगों ने? लगभग बांसुरी जैसी संरचना होती है, पर बांसुरी क्या होती है? एक बजाई जाती है। और अलगोजा होते हैं ये दोनों जुड़े हुए होते हैं और ये दोनों एक साथ मुंह में दबाकर बजाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये होता है अलगोजा का सिस्टम। अच्छा, काई से बने होते हैं? लकड़ी दिख रही है आपको? सामान्य लकड़ी से बनाए जाते हैं ये, तो लकड़ी से निर्मित होते हैं ये। अच्छा, और ध्यान रखना आप लोग, ये जो अलगोजा है ना, इसके कुछ अन्य नाम मैं आपको बता देता हूँ। अलग अलग क्षेत्रों में इसको कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे अलगोजा को मटियान, जी हाँ, मटियान के नाम से भी जानते हैं अलगोजा को। अच्छा, पाऊ भी कहते हैं इसे। इसको दो नाली भी, क्योंकि दो नालियां बनी हुई है, दो नाली भी कहते हैं। अच्छा, इसको दोनल भी कहते हैं, दोनल, दो नल के जैसे पाइप जैसे लगते हैं ये। अच्छा, इसको गिट भी कहते हैं, सॉरी गिर। तो मरियान कह दीजिए, पाऊ कह दीजिए, दो नाली कह दीजिए, दोनल कह दीजिए, गिर कह दीजिए, ये सब किसके नाम हैं? अलगोजा के नाम हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? अच्छा, संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है ये बताइए मुझे पहले आप। साथियों, संवैधानिक संस्था का तात्पर्य होता है कि वे संस्थाएं जिनका उल्लेख शाब्दिक रूप से संविधान में उल्लेखित हो, वह संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। पर अगर किसी संस्था का उल्लेख ही अगर संविधान में नहीं किया गया है तो वो संस्थाएं कैसी कहलाती है? गैर संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है पूछ रहा है ना। मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, या लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय पूछ रहा है, या केंद्रीय वित्त आयोग? जल्दी जवाब कमेंट कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से आपका। साथियों, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानवाधिकार आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसी कारण ये संवैधानिक संस्था नहीं मानी जाती। फिर बात आती है कि संवैधानिक संस्था नहीं है तो आखिर कैसी संस्था है ये? तो ध्यान दीजिए, मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार जो आयोग है वो एक स्वतंत्र विधिक संस्था है। कैसी संस्था है? स्वतंत्र का मतलब होता है स्वायत्त कह दो या स्वतंत्र कह दो, आप लोग बात ही की है। स्वतंत्र विधिक संस्था, विधिक का मतलब न्यायिक। अब न्यायिक कैसी है भाई? न्यायिक तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ध्यान दीजिए, जो मानवाधिकार आयोग है ना, इसका प्रमुख कार्य कह दीजिए या प्रमुख उद्देश्य कह दीजिए, ये होता है मानव अधिकारों का रक्षण करना या संरक्षण करना। ध्यान रखना, मानव अधिकारों की बात हो रही है यहाँ पर। मानव इसका प्रमुख कार्य या उद्देश्य, तो कार्य कह दीजिए, उद्देश्य क्या होगा? मानव अधिकारों का रक्षण। अच्छा, मुझे मानव अधिकार कौन कौन से होते हैं मुख्य रूप से? देखिए, कमेंट करो एक बार फटाफट। मानव अधिकार कौन कौन से होते हैं? शाबाश शाबाश। मानव अधिकार कौन कौन से मुख्य? देखिए कमेंट करो फटाफट, जिन पर मानवाधिकार आयोग संज्ञान लेता है। जल्दी कीजिए, फटाफट कमेंट करो। जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार दिया गया हमें, ये एक मानव अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, जी हाँ, ये भी एक मानव अधिकार है। और एक समानता का अधिकार, ऐसे कुछ ये जो अधिकार हैं वो कैसे अधिकार माने जाते हैं? मानव अधिकार माने जाते हैं। और इन अधिकारों की अवहेलना होने पर मानवाधिकार आयोग संज्ञान लेता है, कार्य करता है। मानवाधिकार आयोग की अगर मैं स्थापना की लेकर बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों 12 अक्टूबर 1993 में। ये केंद्रीय मानवाधिकार जो आयोग है, इसकी इकाई राज्यों में भी होती है। ध्यान रखना, राज्यों में मानवाधिकार आयोग कार्यरत होता है। उसका काम भी यही है कि मानव के जो अधिकार हैं उनका रक्षण करना या संरक्षण करना। और एक स्वतंत्र इकाई है, विधिक या स्वायत्त विधिक संस्थान है। प्रत्येक राज्य में भी इसका एक मुख्यालय होता है, और वैसे इसका जो मुख्यालय केंद्र का वो दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूचना के अधिकार के तहत, जी हाँ, सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का शुल्क कितना है? प्रश्न को समझिएगा एक बार दोबारा। सूचना का अधिकार तो आपको पता होगा, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का जो अधिकार है उसके अंतर्गत ये स्वतंत्रता हमें है। सूचना का अधिकार शायद मैंने पढ़ा दिया किसी पिछली वाली सीरीज में। तो सूचना का अधिकार के तहत अपन लोग किसी भी संवैधानिक स्तंभ से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं जिसका जनहित से वास्ता हो, तो वो सूचना अपन प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री से अपन कोई भी सूचना मांग सकते हैं, प्रधानमंत्री से कोई भी सूचना मांग सकते हैं, किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से हम लोग ये सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को एक फॉर्मेट में आवेदन करना होता है। वो आवेदन के लिए शुल्क कितना देना होता है? ऑप्शन है 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये। फटाफट कमेंट करो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 10 रुपए के नाम मात्र शुल्क को देकर और आप लोग भारत के किसी भी वैधानिक संस्थान या व्यक्ति से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं जिसका जनहित से वास्ता हो। ये है सूचना का अधिकार का आवेदन। अच्छा, आवेदन कैसा होता है इसका, ये देखिए मैं आपको एक स्क्रीन बता देता हूँ। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे आप। ये एक फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है सूचना के अधिकार जो कानून है उसके अंतर्गत। इसमें देखो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जिससे हम सूचना मांग रहे हैं उसका पता देना होता है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ये सूचना के अधिकार का फॉर्मेट है। अच्छा, इसके द्वारा देखो आप, पहला पॉइंट है आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विवरण। कौन सी सूचना चाहते हैं आप, यहाँ पर उसका व्यवस्थित रूप से विवरण दे दीजिए आप। आवेदक का नाम, कौन आवेदन कर रहा है आप में से, पिता या पति का नाम, श्रेणी कौन सी श्रेणी है उसकी, क्या गरीबी रेखा से नीचे आता है या नहीं। अच्छा, ये ऑप्शन क्यों डाला इसकी मैं बताता हूँ बात। आवेदन शुल्क कितने रुपए दिए उसने, लिखो आगे। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है ना, तो इसको आप आवेदन करके और किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, इसका जो 10 रुपये शुल्क है ना, इस 10 रुपये शुल्क को लेकर भी अगर मैं बात करूं तो सूचना का अधिकार अधिनियम में नियम 6(1), ध्यान रखना, सूचना का अधिकार अधिनियम 6(1) के अनुसार ये जो 10 रुपये का शुल्क है ना, ये 10 रुपये का शुल्क BPL, जो BPL व्यक्ति है उससे ये शुल्क नहीं लिया जाएगा। और फॉर्मेट में पीछे पर ने देखा कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप BPL तो नहीं है, यदि हाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना BPL कार्ड की कॉपी उस आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी। अगर आपने BPL की कॉपी लगाई तो आपसे 10 रुपये का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये था हमारा सूचना के अधिकार अधिनियम का फॉर्मेट और उसके शुल्क के बारे में। शुल्क का ध्यान रखना, शुल्क का विवरण कहाँ दे रखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 6 की धारा 1 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख दिया हुआ है। तो ये थी साथियों हमारी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 14। और प्रश्नोत्तरी सीरीज 14 आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रही, ये सीरीज आज की आपको कितनी प्यारी और कितनी मनमोहक लगी, कितनी अच्छी लगी, इसके प्रश्न आपको कितने महत्वपूर्ण लगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तुरंत चैनल को शेयर करें। अभिनव से जुड़ने के लिए, अभिनव परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अभिनव परिवार से जुड़े रहें और इस लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई को अपनी गति देते रहें, पढ़ाई को जारी रखें। हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।